आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर का जामिया मिलिया इस्लामिया का चैप्टर 1 हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप इससे पहले भी कई क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। पहला इसका इंट्रो है। हड़प्पा नामक स्थान से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा, ये तो सभी जानते हैं। रवि नदी के तट पर हड़प्पा पाया गया। लाहौर में सिंधु घाटी पर यह सभ्यता पाई जाती है। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। सर्वप्रथम 1826 में मेसन नामक अंग्रेज पर्यटक ने हड़प्पा के खंडरों को देखा। इसका काल मुखर्जी के अनुसार था 3250 से 2750 ईसा पूर्व। अब आप कहेंगे कि तो नंबर घट रहे हैं। हम हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि जो ज़्यादा डिजिट का जो नंबर है वो उतनी ही कम काल को दर्शाता है। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट के अनुसार 2800 ईसा पूर्व इसका समय काल है। डॉक्टर फब्री के अकॉर्डिंग 2800 से 2500, डॉक्टर मैके के अकॉर्डिंग 2800 से 2200, डीडीपी अग्रवाल रेडियो कार्बन विधि आधार पर काल 2500 से 1750। इफ़ आई टॉक अबाउट, इस चैप्टर में आप बहुत सारे काल पढ़ेंगे, लेकिन एक निश्चित जो है समय हमने 12th में भी पढ़ा है कि 2600 से इसका 1900 ईसा पूर्व काल है। तो सबके अकॉर्डिंग, सभी विद्वानों के अकॉर्डिंग अलग अलग इसका समय काल है, पर लास्ट में जो काल है वही मेन आपका कहलाएगा। 1853 से 1857 में कनिंघम ने हड़प्पा के खंडरों का निरीक्षण किया। पहला तो है कनिंघम। ये एक ब्रिटिश सरकार के अंडर का एक अधिकारी था जिसने कनिंघम ने इसके खंडरों का निरीक्षण किया, पर इन्होंने कुछ खोजा नहीं। सर्वप्रथम 1920 से 21 ईस्वी में पंजाब के मांटगोमरी जिले के, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वहाँ पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो पहला नाम दयाराम साहनी का ही आता है। 1922 से 23 में भारतीय पुरातत्व विभाग के श्री रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है ना, उनमें ये नाम आते हैं। इस चैप्टर का मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाया। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है। अगर आपको मेन इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इस शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। पहला है बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत सिंधु, पश्चिम पंजाब, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना दोआब, गुजरात और अन्य स्थान। सो नेक्स्ट इज सिंधु घाटी की सामाजिक व्यवस्था। अब मैं अगर सिंधु घाटी के समाज की बात करूं, अब हम तो आज के मॉडर्न टाइम में देखते हैं कि बहुत ही सोसाइटीज़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बट अब तो लेटेस्ट अगर न्यूज़ में देखें तो बहुत सी बिल्डिंग्स तुरंत ही भूकंप हुआ या कोई भी आपदा आती है तो धराशायी हो जाती है। लेकिन पुराने जो खंडर थे, हालांकि वो बहुत साल पुराने हैं, लेकिन वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जो एकदम मतलब भव्य है, विशाल है, देखने लायक है। और कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि इतने साल पहले इतने मतलब होशियार रहे होंगे लोग कि जिन्होंने इतनी एक से एक देखने लायक चीज़ें बनाई। हालांकि पहले के दौर में उतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग कितना तेज़ था, काफ़ी डेवलप ये जो सभ्यता है इसमें हम पढ़ते हैं। ये सिविलाइजेशन बहुत ही फेमस है और आज भी इस पर रिसर्च चल रही है। इसके समाज के जो हैं हम 4 वर्ग देखते हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं। वैसे तो वर्ण व्यवस्था भी हमने पढ़ा है, पर इसमें जो वर्ग है वो अलग है। तो प्रथम वर्ग है पुजारी ज्योतिष विद्वान, द्वितीय वर्ग योद्धा सैनिक राजा, तृतीय वर्ग दुकानदार व्यापारी कारीगर, चतुर्थ वर्ग सेवक श्रमिक किसान इत्यादि। परिवार जो है वो मातृ प्रधान था, यानी कि माँ जो थी वो महत्वपूर्ण मुखिया थी परिवार की। भोजन जो था समाज में गेहूँ, जौ, दूध, फल, मछली और मांस इत्यादि। वस्त्र और आभूषण जो थे, पुरुष धोती शाल, स्त्री धोती पहनते थे और स्त्री जो है वो साड़ी प्रकार के वस्त्र और पंखे समान सिर के वस्त्र पहनती थी। आभूषण जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अलग अलग थे। अंगूठी, कंठार, भुजबंद, और स्त्री में भी कंठार, टीका, भुजबंद, बूंदे और कड़े और चूड़ियाँ अलग हो जाती थी। बस यही डिफरेंस है पुरुष और स्त्री के आभूषण में। मनोरंजन का साधन भी था उस दौर में शतरंज, चौपड़, पासे का खेल, नृत्य और संगीत। मोहरों पर ढोल, वीणा, चित्र, नर्तकी की मूर्ति, मुर्गों की लड़ाई।
अब के दौर में तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, बहुत सी वीडियोस बन रही। पहले तो लोगों को पता नहीं था कि कौन सी मशीन किस तरह यूज़ होती है, किस तरह जो हमारे डेली लाइफ में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, सामान हम यूज़ करते हैं, किस तरह बन रहा है। पर आज तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई कि हर चीज़ हम देख लेते हैं यूट्यूब पर। हर फैसिलिटीज़ हमें पता चल जाती कि कौन सी चीज़ किस तरह बनती। पर पहले जो एंटरटेनमेंट के सोर्स थे वो मुर्गे की लड़ाई, शतरंज, चौपाई, ये सारे जो गेम हैं ये थे। अब राजनीति की अगर मैं बात करूं, ऐसा तो कोई संकेत नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा हुआ करते थे, पर ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कि राजनीतिक व्यवस्था भी थी वहाँ पर। 1946 में हुई नवीनतम खोज के आधार पर यह विश्वास कर सकते हैं कि व्यापारिक कुलीन तंत्र व शक्तिशाली केंद्रीय सरकार थी। नगर निर्माण, नापने तोलने, सामान साधन सड़क निर्माण का कार्य भी होता था। यानी कि कोई तो ऐसा लीडर रहा होगा ना जो ये सारे काम करवाता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता को जानने के अब सोर्स जो हैं वो ये हैं। ये तो हम शॉर्ट में, अगर हमने इस चैप्टर के इन मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो हम खुद ब खुद आंसर बना के लिख देते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में हम जो रट के जाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम वही पेपर में लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर हमें मेन कॉन्सेप्ट पता है तो हम सारा के सारा आंसर खुद ब खुद बना लेते हैं। मुहरों, बाट, दशमलव, ईंट, मनके। नगर योजना और व्यापार भी होता था। शिल्पकारी का बहुत ही काम था। खेत, साक्ष्य और कुएं मिले हैं। लिपि जो है वो आज तक रहस्यमयी है यहाँ की जो लिपि है ना उसमें कुछ ही हद तक वर्णमालाएं मिली है। 375 से 400 तक इसकी कुछ वर्णमालाएं मिली है, लेकिन जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। एक तरह से मिस्ट्री की तरह है ये। पहले शब्द तो थे नहीं, पर अब वो कौन सी भाषा में है ये भी आज तक पता नहीं लग सका। मिट्टी के बर्तन थे, जो आपने भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक मर्तबान पाया गया था। अफ़गानिस्तान में एक मर्तबान पाया गया था। लाजवर्द मनी पाई गई थी जो अफ़गानिस्तान में पाई गई। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए। स्रोत जो आपने बुक में भी पढ़ा होगा, तो ये सारे स्रोत जो हैं वो मेन हैं। नेक्स्ट इज़, अब हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना की अगर मैं बात करूं तो एक तो हड़प्पा था और दूसरा उसके पास में ही मोहनजोदड़ो नाम का एक शहर था, जो ज़्यादातर हड़प्पा के बारे में तो बहुत कम ही, और मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना है वो हड़प्पा से भी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मतलब एकदम अनोखी है। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है और जो व्यापार है इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आज के दौर की तरह ही ये सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़ने को मिलती है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नगर जो प्रमुख है जैसे हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चौन्हुदुड़ो, मोहनजोदड़ो इत्यादि नगर योजना में आते हैं। यहाँ पर जो नगर बनते थे ना वो ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई गई गली और घर थे। ग्रिड पद्धति का मतलब यहाँ पर है कि एक ही पॉइंट से 3 से 4 गलियाँ मिल रही थी, यानी कि एक ही लाइन में 3 घर बने थे, 3 गलियाँ जा रही थी, एक तरह से राइट एंगल के अकॉर्डिंग, राइट जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं राइट एंगल, उसके जैसी। दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग वो था जो ऊंचाई पर बना था, ऊंचे चबूतरों पर, और निचला तो शहर था जो कच्ची पक्की ईंटों से बना था और नीचे की साइड था। किले जो हुआ करते थे वो दुर्ग और निचले शहर के अकॉर्डिंग थे। दुर्ग जो था वो ऊंचाई पर किले वगैरह बनते थे, और जो महल हुआ करता था जिसमें जो भी मुखिया रहा होगा उस दौर का, उसके आगे किलेबंदी होती थी ताकि एक तरह से वो शहर जो है ना वो सेफ हो जाए, कोई बाहरी उसमें घुस ना सके। निचला शहर एक तरह से जैसे हम घर के आगे पीछे बाउंड्री बनाते हैं उसी तरह शहर के आगे पीछे बाउंड्री बना दी थी। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक शहर है। चबूतरों का प्रयोग होता था, समकोण रूप में बनी हुई गलियाँ थी, नालियों का खास प्रबंधन था। अब नाली वहाँ की देखेंगे ना तो अब तो हम नॉर्मली सीवर्स वगैरह बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन पहले के दौर में जो नाली थी वो एक इंसान पूरा खड़ा हो जाए, एक पूरा घर के कमरे के जैसा था, इतनी बड़ी नाली थी, और वहाँ सफाई करने में इजी पड़ता था। इस तरह से नालियाँ बनी हुई थी। तो सोचिए किस तरह का वहाँ पर मतलब आर्किटेक्चर सिस्टम रहा होगा। खिड़कियों का उपयोग होता था। प्रत्येक घर में समानता व विभिन्नता थी। कच्चे ईंटों से बने व मोटी दीवार और वाले मजबूत घर भी पाए गए हैं। कच्ची पक्की ईंटों से भी जो बने हैं ना वो भी आज तक मजबूती से स्रोत जो है वहाँ पर मिले हुए हैं। जो भी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं
जहाँ पर लोग खोजने जाते हैं, पुरातत्वविद हैं। और यहाँ पर माल गोदाम पाए जाते हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है, माल रखे जाते हैं। स्नान घर पाया जाता है। स्नान घर जो एक घर के अंदर हो, और स्नानागार वो होता है जो एक किसी राजा महाराजा के जैसे महल में देखा होगा आपने टीवी सीरियल्स में हर जगह। स्नानागार वो होता है जो बहुत ही बड़ा बड़ा, जैसे छठ घाट होते हैं ना, उस तरह से ही चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती है और बहुत बड़ा पुल जैसा होता है, स्विमिंग पूल। उसी को स्नानागार कहा गया। पहले के इस हड़प्पा सभ्यता में हमें स्नानागार देखने को मिले हैं। अन्नागार वही जिसमें अन्न रखे जाते हों, जो आज हम स्टोरेज शेल्टर्स कहते हैं ना, भंडारण, जिसमें खाना गेहूँ वगैरह रखते हैं, उसी तरह से अन्नागार पाए गए हैं। किलेबंदी शहर व नगर में अंतर। किलेबंदी अभी जैसा मैंने बताया कि किले के बाहर जो था वो दीवार घेर दी गई थी, यानी किलेबंदी कर दी गई। शहर को एक तरह से सेपरेट सा कर दिया। और नगर जो था वो अलग था, नगर से अलग दर्शाने के लिए इसको सेपरेट कर दिया। कुएं जो थे वो 700 कुएं पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। और दीवारों को पत्थरों द्वारा भव्य व आकर्षक प्रकार से बनाया गया। अब वहाँ की जो दीवारें हैं उनको एकदम पत्थरों से ही बनाया गया, कोई सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। अगर यूज़ हुआ भी है तो मिट्टी का कुछ परतें पाई जाती है, जो आज के दौर में तो बहुत ही कम ही मिलेगी। आज अगर गांव वगैरह में देखें तो मिट्टी के भी घर, दीवारें जोड़ी जाती है, पर पहले के जो थी वो बहुत ही पत्थरों से आकर्षक तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए गए पत्थर हैं, और वो किस तरह से मतलब नक्काशी की गई उन पर। सो नेक्स्ट इज़ हड़प्पा में व्यापार। अगर मैं हड़प्पा में व्यापार की बात करूँ तो वहाँ पर कृषि होती थी, पशुपालन, उद्योग धंधे थे, व्यापार था। हड़प्पा में जो कृषि थी वो कपास की होती थी, मटर की, तिल की, चावल की, गेहूं की। अब इन सब का जाहिर सी बात है, जैसे आज के टाइम में होता है कि खेती होती है तो उसका सीधे सी बात है कि किसान जो है वो मार्केट में अपना जो अनाज है उसे बेचता होगा। उसी तरह वहाँ उस टाइम पे भी ये सब चलता था। पशुपालन जो है, भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, ये सब थे। शिल्पकारी और रंगरेज का मतलब है कपड़ों की रंगाई, और भी बहुत सी चीज़ों पे रंगाई का काम जो होता है वो। शिल्पकारी किसी भी बर्तन या किसी भी लोहे पर एकदम डिज़ाइंस बनाना, उसे कहते हैं। इंडस्ट्री का काम है ये। अब के दौर में तो इंडस्ट्रीज़ बन गई है बहुत सारी, लेकिन पहले इंडस्ट्रीज़ तो नहीं थी, पर इस तरह का काम बहुत होता था हर गली मोहल्ले में। व्यापार जो है वो बाट जो आज हम सब्जी वगैरह ख़रीदते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो लोहे का जो होता है वो बाट होता है, पर वैसे बाट नहीं थे, चौकोर पत्थर थे बड़े बड़े, और मनके, मोहरे यानी सिंबल। जैसे कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वहाँ के सिंबल से पहचानते हैं कि ये कहाँ का है। जैसे ISI मार्क हम देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो। उसी तरह गोल बाट पाए गए, नुकीले बाट। दशमलव प्रणाली क्या है? वैसे मैथ्स में तो पढ़ते हैं हम पॉइंट्स, डेसिमल, उसी तरह दशमलव प्रणाली वहाँ की अलग थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यापार होता था। जैसे इसके पॉइंट्स तो बहुत ही लेंदी है, बट मेन अगर समझे इसके व्यापार को, हड़प्पा में जो व्यापार का जो साधन था इन 4-5 चीज़ों में ही, इस 4-5 फील्ड में ही होता था। हड़प्पा में धर्म की बात करें तो हड़प्पा में जो धर्म है, मातृ देवी एक थी। मातृ देवी माना गया है, ऐसा माना गया कि वहाँ की मातृ देवी रही होगी जिसकी पूजा लोग करते रहे होंगे। सब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ओरिजिनल ही हो, ऐसा बस अंदाज़ा लगाया गया। एक एक पेज जो बनता है ना हिस्ट्री का, सभी को पता है कि बहुत ही रिसर्च के बाद बनता है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ओरिजिनल ही हो, सही ही हो, बट जितनी चीज़ें सही हैं वही चीज़ें तो लिखी गई है ना। उसी तरह परम पुरुष, शमन लिंग और शिव का, और एक लिंगी योगी आदि, शिव का रूप दिया गया, परम पुरुष माना गया है। प्रजनन शक्ति पूजा, परम पुरुष का परम नारी पूजा भी होता था। जैसे अर्ध नारी आपने सुना होगा, एक ईश्वर होते हैं, अर्ध पुरुष और अर्ध नारी का रूप होता है जिनका। वृक्ष की पूजा होती थी, मुद्राओं, मूर्तियों और बर्तन पर पीपल और बबूल की आकृति मिली है। नीम, खजूर, शीशम वृक्ष की पूजा होती थी ऐसा माना गया है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के सिंबल्स पाए गए हैं। पहला प्राकृतिक रूप से वृक्ष तुलसी पूजन, और दूसरा जो है वृक्ष को देवता का प्रतीक मानकर पूजा जाता था। अब अगर मैं बात करूं कि पशु की जो पूजा होती थी, वहाँ पर पशु की भी पूजा होती थी। मातृ देवी, परम पुरुष,
वृक्ष पूजा ये सब तो हमने जान लिया, लेकिन पशुओं की भी पूजा होती थी। आधे पुरुष आधे पशु, बैल भैंस, आधा बकरी, आधा हाथी इत्यादि। धार्मिक प्रथाएं अब देखते हैं। मुद्राओं पर देवी देवताओं के चित्रों का अंकन है। जैसे कि आप आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य उसमें, और कुषाण शासक, जिनमें आपने पहले भी पढ़ा होगा कि उनके सिक्कों पर वो अपने तस्वीरें छपवाते थे, बनवाते थे। उसी तरह धार्मिक प्रथा में जो मुद्रा थी उन पर देवी देवताओं के चित्र पाए गए हैं। मूर्ति पूजा प्रचलित थी। नारियों की मूर्ति और मंदिर उपासिका रही होगी। नर्तकी की मूर्ति पाई गई। संगीत नृत्य द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। पशु बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। मूर्तियों में योगासन मुद्राओं का आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो योग साधना पर को भी महत्व देते थे, क्योंकि योगा की मुद्रा में एक मूर्ति पाई गई है। वहाँ पर एक दीवार पे एक चित्र पाया गया है। योगा की मुद्रा में एक आदमी या औरत बैठे हुए देखा पाया गया है, ऐसा चित्र पाया गया है, जिसे शिव की भी संज्ञा दी गई है कुछ विद्वानों द्वारा। अब मृतक संस्कार देखते हैं, यानी कि शवाधान, जो हम हिस्ट्री में शब्द देखते हैं। वहाँ पर 3 तरह से अंतिम संस्कार होता था। पहला पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और तीसरा है दाह कर्म। पहला जो था, पहले नॉर्मली मतलब मिट्टी में गाड़ देना। दूसरा पशु को खिलाकर अंश को तब गाड़ना। तीसरा जलाकर भस्म करना। नेक्स्ट इज हड़प्पा सभ्यता की दैनिक जीवन की ललित कलाएं। अब ललित कला क्या है? ललित कला वो होती है जैसे कि लिखने में जो कला है, निर्माण की जो कला है। अब के टाइम में हम बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं इन सब चीज़ों को, अदर एक्टिविटीज़ को। अब जैसे हम स्टडी करते हैं तो सिर्फ यही चीज़ें नहीं रह गई अब कि हाँ सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है। जिसके पास जो क्वालिटी है, स्किल है, उस फील्ड में भी बच्चे जाते हैं। कंपटीशन में हम जैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरह पहले भी ये होता था कि लेखन कलाएं मशहूर थी। भवन निर्माण की कला अद्भुत है वहाँ पर दैनिक जीवन में जो देखने को मिलती है। धातु कला है, शिल्प कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, मुहरे निर्माण करने की कला है, ये भी एक अनोखी बात है। संगीत और निर्णय कला है, संगीत भी पाए गए, निर्णय कला भी पाई गई, जैसे कि नर्तकी की मूर्ति अभी मैंने आपको बताया। काटने व बुनने की कला पाई गई है कि वहाँ पर कताई और बुनाई का भी काम होता था हड़प्पा में। हड़प्पा से संबंधित स्थान के नाम देखिए। अब कालीबंगा, जहाँ पर आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा पहले, अभी मैंने बताया भी। कालीबंगा जो है वहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई है। वहाँ पर काली मिट्टी भी पाई गई है और काले रंग की चूड़ियाँ जहाँ बनती है वो कालीबंगा है। बालाकोट और नागेश्वर, इन 2 जगहों पर शिल्पकारी का बहुत काम होता था। रावलपिंडी पाकिस्तान में अब मौजूद है, जो हड़प्पा सभ्यता का ही एक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट इज़ लोथल जो है वहाँ पर कच्ची पक्की ईंटों से मकान बने हुए हैं। हड़प्पा में जितने भी शहर और नगर देखने को मिलते हैं ना, वो लोथल में बहुत सारे पाए गए हैं। लोथल में नगर पाया गया हड़प्पा सभ्यता का पूरा की पूरा, जहाँ पर बहुत सारा तो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन लोथल में कच्ची पक्की ईंटें, जो ऊपर की जो दीवारें थी ना वो कच्ची ईंटों से बनी थी और नीचे जो थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई दीवारें थी। तो आधा घर एक तरह से, आधा टूटा हुआ और आधा बना बनाया घर वहाँ पर पाया गया, पूरा की पूरा नगर पाया गया है। इसीलिए लोथल का नाम भी मशहूर है। लोथल गुजरात में पाया जाता है। नागेश्वर बालाकोट भी गुजरात में। चन्होदड़ो, जहाँ पर शिल्पकारी का काम हुआ है बहुत, चन्होदड़ो फेमस है शिल्पकारी के नाम में। बनावली हरियाणा में है। और रोपड़, आलमगीर, सहारनपुर, अमरी, मोहनजोदड़ो, गोमल घाटी इत्यादि। मोहनजोदड़ो नाम एक पड़ गया है। मोहनजोदड़ो में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ राजा पाया गया है। राजा असल में नहीं, लेकिन राजा के ही तरह एक मूर्ति पाई गई, जिससे एक राजा की संज्ञा दी गई कि ये पुरोहित राजा रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है, यानी कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एकदम अचानक से कैसे लुप्त हो गई, किस तरह से इससे डिस्ट्रॉय हो गई। ये अनुमान लगाया गया कि संसाधनों का बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लिया, सूखा पड़ा या बाढ़ आ गई, वनों की अधिक कटाई कर दी गई, बाहरी देशों का आक्रमण हुआ, प्राकृतिक आपदाएं और सुनामी आ गई, लोगों द्वारा उस स्थान को छोड़ देने का, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। ये था आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वही लिखे हैं बस। अब आपको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने इसको डिस्क्राइब करके भी बता दिया है, थ्योरेटिकल मैंने बता दिया है ओवरऑल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो। थैंक यू।